हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 हिस्ट्री से चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के चैप्टर हम ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस साल की प्लेलिस्ट मिलेगी, इस साल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप हिस्ट्री के इससे पहले के चैप्टर देख सकते हैं। और क्लास 6 के सिविक्स के और ज्योग्राफी को प्रॉपर कंप्लीट किया हुआ है, आप उनको भी जाके जरूर देखिए। वहाँ से आप क्लास 6 की 2 किताब कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन के अंदर अंदर आपकी दोनों जो है बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। आप देखते हैं गाइस, कल से हम इसी चैनल पे क्लास 7 की ज्योग्राफी और सिविक्स को शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी इन लेक्चर्स को देख सकें और पढ़ सकें और जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। अब देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें एक बच्चा दे रखा है और ऊपर लिखा हुआ है चुनाव का एक दिन। इस बच्चे का नाम शंकरन है और कहा है जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानता था कि आखिर वे शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों है, इतने एक्साइटेड क्यों है। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि आज प्रेजेंट डे में जो है हम अपने लीडर को चूज करते हैं खुद वोट डाल के। बट जो पहले का समय था उसमें जो ये लीडर्स चूज किए जाते थे वो किस सिस्टम के थ्रू चूज किए जाते होंगे। तो देखते हैं कुछ लोक शासक कैसे बने। जो पहला ही पॉइंट है वो हमें यही समझा रहा है, देखेंगे कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं। हम तो वोट डाल के अपने जो है लीडर्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलना ज़्यादा बेटर होगा, उनको चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे। जो पहले का समय था उस समय में जो लीडर्स होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे या राजा होते थे, उनको कैसे चूज किया जाता था वो देखते हैं। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कराकर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जो जो राजा इतना कैपेबल था, एक यज्ञ जो ऑर्गेनाइज कर पाए, एक बड़ा सा यज्ञ करवा दे तो वो बड़ा ही फेमस हो जाता था। अब देखते हैं इसी तरीके का एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। इसमें अश्व आ रहा है जो कि घोड़ा होता है, हमें पता है, तो इसी से रिलेटेड होगा ये यज्ञ, ये याद रखना है बिल्कुल। आगे देखते हैं, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। अगर कोई रोक लेता था तो उनसे क्या करना पड़ता था उनको, यहाँ पे दे रखा है तो उन्होंने घोड़े को जाने, हाँ यहाँ पे ही रहा, अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उसने उस घोड़े को रोका इसका मतलब है कि वो दूसरे राजा को चैलेंज कर रहा है, और अगर नहीं रोका तो इसका मतलब है कि वो खुद से ही एक्सेप्ट कर रहा है कि वो राजा उससे ज्यादा कैपेबल है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ, यहाँ तक पढ़ा हमने। उसके बाद राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, इन्विटेशन दिया जाता था, इनवाइट किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। हमने देखा पुरोहित कौन होते थे, ब्राह्मणों को बोल देते थे। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था क्योंकि ये यज्ञ अपने आप में ही एक पावर को सिंबलाइज कर रहा है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जैसे आज भी अगर हम नॉर्मल किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो वही चीज़ कह रखी है कि जो राजा वगैरह इसमें पार्ट लेते थे, आते थे, जिनको इन्विटेशन जाता था, वो क्या करते थे, अपने साथ गिफ्ट वगैरह लेके आते थे राजा के लिए, जो एक्चुअल में परफॉर्म करेगा उस युग को। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा मेन होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। आगे है, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पर था। अब इसमें बता रखा है कि राजा की जो मेन फैमिली जो होती थी वो तो पार्टिसिपेट करती थी, उसमें पार्ट लेती थी, बट जो इनवाइटेड जो राजा होते थे वो सिर्फ बैठ के देखते थे। वो कोई ऐसा जो है परफॉर्म नहीं करते थे उस यज्ञ को। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। कौन लाता था? जो वैश्य लोग थे वो उपहार लाते थे, गिफ्ट्स लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो शूद्र वर्ड है हम देखेंगे, इसमें हमने 2 वर्ड देखे, वैश्य और शूद्र। ये क्या है, इनको हम नेक्स्ट इस कॉलम में देखेंगे। बट इसमें कहा है जो वैश्य जो सामान्य लोग थे वो तो गिफ्ट्स लाते थे, और जिनके जो शूद्र थे मानने किसके द्वारा जाते थे, पुरोहित जो थे, जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण लोगों को शूद्र शूद्र समझते थे, वो क्या करते थे, वो किसी भी तरीके का यज्ञ में जो है ये पार्ट नहीं लेते थे, ये शामिल नहीं होते थे। तो हमने 2 चीज़ें देखी यहाँ पे, वैश्य जो है उपहार लाते थे और शूद्र जो है अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। अब देखते हैं वर्ड। इस समय उत्तर भारत के खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ये हमने पीछे जो है चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए जाते थे। लेटर वैदिक पीरियड में जो है लिखे गए थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ। ये कौन से ग्रंथ हैं? ऋग्वेद को छोड़ के जो बाकी के 3 ग्रंथ हैं जिसको हमने पढ़ा था इससे पहले के चैप्टर में, रशिया से याद किया था, रशिया से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को छोड़ दो, उसके बाद के जो 3 वेद हैं उसको हम किससे समझेंगे, उत्तर वैदिक ग्रंथ से। और इनके साथ साथ और भी काफ़ी जो है ग्रंथ इसमें शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और
उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि जो सोशल रूल्स होंगे वो कैसे होंगे, सोसाइटी कैसी होगी वो भी देखते हैं। उस समय समाज में कई समूह होते थे, कई ग्रुप होते थे। इनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजक, भोजन संग्रहक निर्धन वो थे, गरीब थे, निर्धन थे। ये जो लास्ट के लोग बता रखे हैं ये थोड़े गरीब बता रखे हैं। इसके बाद है पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। किन्होंने किया? पुरोहितों ने किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। जो ये 4 वर्गों में विभाजित किया उसको कहेंगे वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जो ये 4 वर्ण बता रखे हैं इनके जो है अलग अलग जो है काम डिसाइडेड है पहले से, वो देख लेते हैं। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। उनके लिए जिनके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार मिलता था। सबसे पहले बताया गया है जो ब्राह्मण लोग होते थे वो क्या करते थे? वो वेदों को पढ़ते और पढ़ाते थे। अध्ययन और अध्यापन करना और साथ ही यज्ञ परफॉर्म करना, जिसके बदले में उनको क्या मिलता था? उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे, उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जैसे कि राजा वगैरह हो गए वो, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और ऑब्वियसली उनका जो धर्म है, उनका काम क्या माना जाएगा? युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य, जिन्हें वैश्य कहते हैं। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ट्रेडर्स आते थे। फिर है क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार, दोनों को ही जो है यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणों के बाद कौन आया? ब्राह्मणों के बाद हमने देखा यहाँ पे आ जाते हैं क्षत्रिय और फिर आते हैं वैश्य। और इन दोनों ही ग्रुप को बोला गया है कि ये जो है यज्ञ परफॉर्म कर सकते हैं। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य वर्णों की सेवा करना था। लास्ट था शूद्र। इनका काम क्या बताया है? जो 3 पहले वर्ग हैं उनकी सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ये किसी भी तरीके का कोई यज्ञ वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है इसमें, औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। अब वो औरतें चाहे पहले 3 वर्गों में ही क्यों ना रही हो, उनको भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ना ही फीमेल ना ही शूद्र जो है वेद को पढ़ सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बारे में और डिटेल दे रखी है यहाँ पे। पुरोहितों के अनुसार वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर हुआ था। किसके अनुसार? इन्होंने ही बांटा था और इन्होंने ही कहा कि जो ये वर्ण है वो जन्म के आधार पर है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ, अब जो लोग हैं अनटचेबल माने गए, उनमें कौन कौन आ गया था? शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, जो खाने को इकट्ठा करके रखते थे, शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, इनको इम्प्योर माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब अपोज भी किया लोगों ने। इसका रीज़न भी नीचे पूछ रखा है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया होगा? क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है और हर चीज़ हर इंसान के लिए जो है ठीक नहीं होती। इसलिए जो है लोगों ने उसका विरोध भी किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। पहला रीज़न है कि कुछ ऐसे राजा थे, अब इन्होंने वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले खुद ही को ही अपना जो है फर्स्ट जो है बोल दिया कि हम ही फर्स्ट हैं। सबसे पहले खुद ही को ही दर्जा दे दिया। तो इनसे नीचे जो आते थे, क्षत्रिय आते थे, उनमें से कई राजा मानते थे कि उनसे ज़्यादा बेटर हम हैं। उसके बाद देखते हैं, हाँ श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित नहीं, सही नहीं मानते थे। और कुछ लोगों का मानना था कि बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, पैदा होने में तो किसी का भी कहीं पे भी कोई जोर है नहीं, तो ये मानते थे कि बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे, कि काम के आधार पर ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, कि कुछ भी अगर परफॉर्म कर रहे हैं, ये यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो भगवान को ही अर्पित होते हैं, तो भगवान तो सबके होंगे, तो ये अधिकार जो होगा वो सबके लिए होना चाहिए, मात्र पहले 3 वर्गों के लिए नहीं। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्व क्षेत्र
पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। कौन से क्षेत्र में, कौन सी डायरेक्शन में बताया गया है? पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, इस वाले जो रीजन में जो है ये बता रखा है कि सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जहाँ पे ये पुरोहित ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को ही नहीं मिलता। तो इसका रीज़न भी हमने अभी देख लिया साथ के साथ। अब देखते हैं जनपद। ये जनपद क्या होते हैं? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। क्यों? क्योंकि जो महायज्ञ करते थे वो एक पावर को शोकेश करता था राजा की, मेरे पास इतना जो है इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं एक इतना बड़ा जो है यज्ञ परफॉर्म कर पाता हूँ। तो वो खाली जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपदों का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है मानचित्र 4 में दिखा रखी है। ये मानचित्र 4 है, इसमें बहुत छोटा छोटा दे रखा है। तो इसमें भी जो है हम आगे के चैप्टर्स में इन 16 जो है महाजनपद है उनके नाम बार बार देखें। पुरातात्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरीजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसी मिट्टी के बर्तन? लाल मिट्टी के बर्तन। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल दे रखी है, उसको भी पढ़ेंगे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर, और लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र बोलते हैं। जैसे पेंटिंग ग्रे वेयर बोलेंगे इसमें के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? ये ज्योमेट्रिकल जो है पैटर्न बना होता है इन पे। अब देखते हैं इस जो पिक्चर के बारे में क्या दे रखा है। चित्रित धूसर पात्र मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। इनका यूज़ क्या था? किसी स्पेशल ओकेजन पे जो है इनको सर्विंग के पर्पज़ से इनको यूज़ करते थे, खाना वगैरह जो है इसमें सर्व करते थे। अब देखते हैं महाजनपदा। हमने देखा जनपद। जनपद क्या था? ऐसा स्थान जहाँ पे जो है लोग बसे हो, जन के बसने की जगह जो है जनपद कहलाता है। महाजनपद क्या है वो देख लेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो इम्पोर्टेंट जनपद थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में वही बोला गया है कि कुछ महाजनपदों के नाम है, वो भी हम देख लेंगे आगे के चैप्टर्स में। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब इनकी जो है कुछ क्वालिटीज़ बता रखी हैं कि क्या क्या इनके जो है फीचर थे। तो देखते हैं महाजनपदों की। हर महाजनपद की तो नहीं, पर मैक्सिमम जो महाजनपद है उनकी कैपिटल होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, फोर्टिफाइड कर रखा था उनको। अगर मान लो ये इतना एरिया है तो पूरी इसकी सराउंडिंग को इतनी बड़ी बड़ी जो है दीवारों से कवर करते थे। अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बना दी गई। अब इसका कुछ रीज़न होगा, वो भी देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब सिक्योरिटी के पर्पस से, खुद को बचाने के लिए ये बनवाई गई होंगी, किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर सॉरी विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को और शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को भी जो है दिखाते हैं कि हम, हमारे पास इतना जो है, हम इतने कैपेबल हैं कि अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। अब जो जितना एरिया उस राजा के अंडर आता था उस पे भी उसका कंट्रोल अच्छा बन जाता था, अगर उसकी एक बाउंड्री वो पहले से बना देता है तो ये बता रखा है कि उस क्षेत्र पर और जो वहाँ के लोग हैं उन पर भी जो है उसकी पकड़ अच्छी बन जाती थी। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इनके लिए अथक प्रयास किया होगा, परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब इसमें जो है बताया रखा है कि जो मेल और फीमेल और इनके बच्चे तक जो होंगे उन्होंने इसको बनाने में जो है अपना योगदान दिया होगा। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाता था। अब ये चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, वो देखेंगे हम।
इस समय में जो है राजा क्या कर रहे हैं, अपनी आर्मी मेंटेन करके रख रहे हैं और उनको प्रॉपर सैलरी दी जा रही है। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता है। जो पंच मार्क्ड कॉइन होते हैं ना, उनके रूप में इनको जो है सैलरी दी जाती है। इन आहत सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। इसका एक जो है एग्जाम्पल देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं। पहले ही यहाँ पे बता रखा है आहत सिक्के क्या थे। आहत सिक्के ऐसे होते थे, अब देख लेते हैं इनके बारे में भी क्या बता रखा है। आहत सिक्के सामान्यतः आयतकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। इनकी जो शेप है वो बता रखी है। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बने होते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि इन पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, इन पे एक डिज़ाइन सा कुछ होता था, वो मार्क्ड होता था, इसलिए इनको पंच मार्क्ड बोलते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। कुछ ऐसे लगते हैं देखने में ये। अब देख लेते हैं हमने अपने चैप्टर को आगे से। अब यहाँ नीचे दे रखा है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, अंतर बताओ, 2 अंतर बताओ। अब हम देख लेते हैं। एक तो ये फोर्टिफाइड करके रहते हैं, उसको पूरे अपने जितना भी इनका एरिया है किलेबंदी करा के रहते हैं। उनके भी कुछ मेन पर्पस रहते हैं कि कंट्रोल करना, खुद को जो है सेफ सिक्योर रखना। और दूसरी चीज़, पहले जो ऋग्वेद थे वहाँ पे जो है परमानेंट हमें आर्मी का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अब प्रॉपर जो है आर्मी रखी जा रही है, इवन उनको जो है सैलरी भी दी जा रही है। और यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, पंच मार्क्ड कॉइन की फॉर्म में मिल रही है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। इसमें भी एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को भी जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। कौशाम्बी किले की दीवार है ये। यह चित्र आधुनिक यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये इतनी बड़ी सी ईंट की दीवार है और हमें पता है इसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो कि आज के टाइम में भी घरों में जब घर बनते हैं तो यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, ये उस समय से जो है फॉलो किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल ईंटों को ऐसे जो है मिलाया जाता है ताकि ये गिरे ना, टूटे ना, बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहे। ऐसे जो है ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न कहलाता है। इस तरीके से जो है आज भी जो दीवारें बनाई जाती हैं घरों में, ये इसी तरीके को दिखा रही है। इनका निर्माण कब हुआ? 2500 साल पहले जो है ये बनाई गई होंगी। अब देखते हैं टैक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे हम। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। ये इसका एक और एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा था कि बड़ी बड़ी सेना रखते थे और किले भी बहुत जो है बहुत ज़्यादा बड़े बनवाते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जिनके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले के समय में ऐसा कोई इतना ज़्यादा टैक्स जो ये था, टैक्स लेना था, टैक्स से ही चलता था सारा काम, बट इतना ज़्यादा फिक्स नहीं था। इस समय से जो है टैक्सेस बिल्कुल ऐसे इम्पोज कर दिए गए कि टाइमली इनको टैक्स देना होगा। ये अब ये किसी गिफ्ट वगैरह पे डिपेंड ना होके अपना प्रॉपर एक टैक्स का जो है सिस्टम लगा दिया इन्होंने। देखते हैं ये इसमें क्या था। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। क्यों थे? क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो किसान ही थे, कृषक ही थे, खेती करते थे। उपज का छठा भाग मतलब 1/6 जो हिस्सा था वो कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता था। तो 1/6 जो पार्ट होगा फसल का वो टैक्स के रूप में देना होता होगा और उसको कहते थे हिंदी में भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अब ये पैसे वगैरह नहीं देते थे, जो ये काम करते थे वो वही काम राजा के लिए जो है फ्री में कर देते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। वही चीज़ है कि काम करके उस चीज़ को पे करना। जो काम में वो दक्ष है, जिसमें भी वो प्रोफिशेंट है, वो काम जाके राजा के लिए कर दे। पूरे मंथ में किसी एक दिन जाके वो राजा के लिए फ्री में काम करके आ जाएगा। वही उसका जो है टैक्स पे करने का तरीका होगा। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो भी ये कैटल वगैरह रखते थे, जो उसका प्रोडक्ट होता था वो डायरेक्ट राजा को दे दिया जाता था। वो भी एक फॉर्म ऑफ टैक्स था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी जो है कर देना पड़ता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर जो है टैरिफ लगता था, टैक्स लगता था।
आखेट को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब जो ये हंटर और गैदरर्स थे, इनको क्या देना होता था, ये जो भी कलेक्ट कर पा रहे थे उसमें से कुछ हिस्सा राजा को दे देते थे। तो ऐसा नहीं था कि हर कोई कुछ ना कुछ पैसे की फॉर्म में, अगर इनको सैलरी मिल रही है तो वही पैसा जो है राजा को रिटर्न करना है। नहीं, जिसके पास जो है और जिस तरीके से भी वो पे कर पा रहा है वो जो है तरीका लागू किया गया। गाइज, हम इस जो है वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग जो टॉपिक्स रहते हैं उसको करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।